कि ये सिर्फ पैसा कमाने की गाइड नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक तरह का लाइफ फिलॉसफी है, एक नजरिया है कि आप किसी भी लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी कि कामयाबी काफी हद तक सोच पर निर्भर करती है। बिल्कुल, ये किताब का सेंट्रल आइडिया भी यही है। हाँ, वही जो आपने कहा, विचार ही वस्तु है। थॉट्स आर थिंग्स, मतलब जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। थोड़ा और बताइए इसके बारे में। हाँ, ये बड़ा गहरा विचार है। हिल का मानना था कि हमारे विचार वो सिर्फ हवा में नहीं होते हैं, उनमें एक तरह की एनर्जी होती है, एक शक्ति। शक्ति? कैसी शक्ति? एक तरह की मैग्नेटिक पावर। जब आपके मन में किसी चीज को पाने की बहुत तीव्र, मतलब एकदम जलती हुई इच्छा हो और साथ में अटूट विश्वास भी हो, तो आपकी सोच उस चीज को अपनी तरफ खींचने लगती है, रास्ते बनने लगते हैं। अच्छा। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है कि सब अच्छा होगा, ये फोकस्ड इंटेंशन है। हिल की वो फेमस लाइन है ना, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." हाँ, सुनिए, जो मन सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। एग्जैक्टली, मतलब आपकी सोच की सीमा ही आपकी उपलब्धि की सीमा है। तो चलिए अब उन 13 सिद्धांतों पर आते हैं जो इस किताब का कह सकते हैं दिल है। ये कैसे काम करते हैं? पहला है इच्छा, डिजायर। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। हिल इसे सिर्फ चाहत नहीं कहते, वो कहते हैं बर्निंग डिजायर, जलती हुई तीव्र इच्छा, एक ऐसा जुनून जो आपको चैन से ना बैठने दे। जुनून? मतलब आम इच्छा से ज्यादा? बहुत ज्यादा। एडविन सी बार्न्स की कहानी है इसमें। एक आदमी जिसके पास थॉमस एडिसन तक जाने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे, मालगाड़ी में छुप के गया। अरे, पर उसके दिमाग में एक ही चीज थी, एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। बस यही एक जिद थी। वो किसी तरह एडिसन तक पहुंचा, छोटे मोटे काम किए, मौके का इंतजार किया, और सालों बाद वो सच में एडिसन का पार्टनर बना। कमाल है। तो ये है वो बर्निंग डिजायर। हाँ, ये वो इच्छा है जो रास्ते खोज लेती है, मुश्किलें पार कर लेती है। सिर्फ काश ऐसा हो जाए वाली बात नहीं। पर सिर्फ इच्छा रखना काफी है या इसे बनाए रखने, इसे एक ठोस लक्ष्य में बदलने का भी कोई तरीका बताया है हिल ने? बताया है, बिल्कुल बताया है। हिल ने इसके लिए 6 स्टेप्स दिए हैं, इच्छा को क्या कहते हैं, एक्शन में बदलने के लिए। अच्छा, जहाँ है वो स्टेप्स? संक्षेप में बताऊं तो पहला, साफ साफ तय करो कि क्या चाहिए। अगर पैसा है तो कितना। दूसरा, उसके बदले में आप क्या दोगे, मतलब मेहनत, सर्विस, आइडिया। तीसरा, एक डेडलाइन, एक तारीख तय करो। चौथा, एक पक्का प्लान बनाओ और फौरन उस पर काम शुरू कर दो, चाहे तैयार हो या नहीं। पांचवां, ये सब कुछ क्या चाहिए, क्या दोगे, तारीख, प्लान, इसे लिख लो, एक स्टेटमेंट बना लो। लिख लेना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। और छठा स्टेप, उस लिखे हुए स्टेटमेंट को रोज कम से कम 2 बार पढ़ो, सुबह उठकर, रात को सोने से पहले। और पढ़ते हुए ये महसूस करो, यकीन करो कि वो लक्ष्य आपको मिल चुका है। अच्छा, ये विजुअलाइजेशन जैसा हुआ? हाँ, ये इच्छा को फोकस देता है, उसे दिमाग में गहरा बैठाता है। ठीक है। तो दूसरा सिद्धांत है विश्वास, फेथ, मतलब लक्ष्य में और खुद में अटूट भरोसा। बिल्कुल, ये वो नींव है जिस पर सारी इमारत खड़ी होती है। हिल कहते हैं कि ये विश्वास आता है ऑटो सजेशन से, यानी खुद को बार बार यकीन दिलाने से। ऑटो सजेशन वो तीसरा सिद्धांत भी है शायद। हाँ, वो तीसरा सिद्धांत है, पर विश्वास से जुड़ा हुआ है। जब आप लगातार अपने मन को कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, ये लक्ष्य मुमकिन है, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे मानने लगता है। फिर मुश्किलें आपको डिगा नहीं पाती। जैसे एडिसन का उदाहरण, हजारों बार फेल हुए पर लगे रहे। एग्जैक्टली, उनका विश्वास इतना पक्का था कि वो फेलियर को फेलियर मानते ही नहीं थे। वो कहते थे, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये विश्वास ही था जो उन्हें आगे बढ़ाता रहा। लेकिन सिर्फ विश्वास करना, क्या ये थोड़ा पैसिव नहीं लगता? मतलब सिर्फ मानते रहने से क्या होगा? नहीं, ये पैसिव नहीं है। देखिए, जब विश्वास गहरा होता है ना, तो वो डर और शक को खत्म कर देता है। और जब डर नहीं होता तो एक्शन लेना आसान हो जाता है, आप ज्यादा हिम्मत से कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये एक्शन को ताकत देता है। हाँ, और यही तीसरा सिद्धांत, ऑटो सजेशन, काम आता है। ये विश्वास को बनाने और गहरा करने का प्रैक्टिकल तरीका है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार पॉजिटिव कमांड देना, अपने लक्ष्य को दोहराना। जैसे रोज सुबह कहना, मैं कामयाब हो रहा हूँ, या मुझे मेरा लक्ष्य मिल रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही। या फिर अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए विजुअलाइज करना। इससे आपका अवचेतन मन प्रोग्राम होता है। आज भी आप देखें, टॉप एथलीट्स, परफॉर्मर्स, लीडर्स, वो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस का खूब इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सही बात है।
चौथा सिद्धांत है विशेषिक ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसका क्या मतलब है? जनरल नॉलेज काफी नहीं? हिल का मानना था कि जनरल नॉलेज ठीक है, पर बड़ी सफलता के लिए आपको किसी एक खास फील्ड का गहरा स्पेशलाइज्ड ज्ञान चाहिए। मतलब आपको अपने काम की बारीकियां पता होनी चाहिए। लेकिन हर किसी के पास हर चीज का ज्ञान तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, और यही हेनरी फोर्ड का उदाहरण आता है। फोर्ड खुद कोई बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं थे, पर उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बनाई जो एक्सपर्ट थे। उन्हें पता था कि किससे क्या पूछना है, किससे क्या काम लेना है। मतलब जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान आपके पास हो, पर यह पता होना चाहिए कि ज्ञान मिलेगा कहाँ से और उसे इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ, यही पॉइंट है। ज्ञान हासिल करना और उसे संगठित करके इस्तेमाल करना ये जरूरी है। ठीक है। पांचवा सिद्धांत है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। इसे हिल विचारों की फैक्ट्री या वर्कशॉप कहते हैं। हाँ, क्योंकि यहीं पर सारे नए आइडियाज, सारे प्लान्स जन्म लेते हैं। हिल दो तरह की कल्पना बताते हैं। एक है सिंथेटिक इमेजिनेशन, मतलब पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स को नए तरीके से जोड़कर कुछ बनाना। अच्छा। और दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वो है जहां से एकदम ओरिजिनल नए विचार आते हैं। इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, वो सब यहीं से जुड़ा है। जैसे राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की होगी, या स्टीव जॉब्स ने सोचा होगा कि सबके हाथ में कंप्यूटर हो। बिल्कुल, बिना कल्पना के कोई आविष्कार, कोई नई चीज बन ही नहीं सकती। पहले वो दिमाग में बनती है, फिर हकीकत में। और यहीं से छठा सिद्धांत जुड़ता है, योजनाबद्ध कार्यान्वयन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी कल्पना को हकीकत में उतारने का प्लान। एग्जैक्टली। कल्पना चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर उसे जमीन पर उतारने का कोई ठोस प्लान नहीं है तो वो बस हवा में रह जाएगी। फोर्ड की असेंबली लाइन एक कमाल का उदाहरण है ऑर्गेनाइज प्लानिंग का। या गांधी जी के आंदोलन भी तो कितने संगठित थे। सही कहा। और हिल ये भी कहते हैं कि प्लान बनाते वक्त लचीलापन जरूरी है। अगर एक प्लान काम ना करे तो निराश होकर बैठना नहीं है। प्लान बदलो, पर लक्ष्य वही रखो। ये जरूरी बात है। सातवां सिद्धांत है निर्णयशीलता, यानी डिसीजन। बिल्कुल। ये क्यों जरूरी है? हिल का मानना था कि सफल लोग फटाफट और पक्के फैसले लेते हैं। वो सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर फैसला ले लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं। और जो सफल नहीं होते, वो टालम टोल करते हैं। करूं या ना करूं, कहीं गलत ना हो जाए, इसी में फंसे रहते हैं, या फिर दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदलते रहते हैं। हिल कहते हैं कि आलोचना के डर से फैसला ना लेना ये असफलता का एक बड़ा कारण है। तो जल्दी और दृढ़ फैसले लेना जरूरी है। हाँ, कार्नेगी, फोर्ड, ये सब अपनी क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए जाने जाते थे। ठीक है। आठवां सिद्धांत है दृढ़ता, परसिस्टेंस, मतलब लगे रहना, हार न मानना। शायद ये सबसे मुश्किल है, पर सबसे ज्यादा जरूरी भी। जब मुश्किलें आएं, जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी टिके रहना। इच्छा शक्ति की असली परीक्षा यही होती है। हिल ने वो सोने की खान वाली कहानी भी बताई है ना? हाँ, वो क्लासिक कहानी है। एक आदमी सोने की तलाश में जमीन खोदता रहता है, फिर थक कर हार मानकर छोड़ देता है। बाद में पता चलता है कि वो सोने की खान से सिर्फ 3 फीट दूर था। ओहो। ये कहानी यही बताती है कि दृढ़ता कितनी जरूरी है। अब्राहम लिंकन का उदाहरण देखिए। कितनी बार हारे चुनाव में, बिजनेस में फेल हुए, पर लगे रहे और आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो दृढ़ता मतलब बस लगे रहना। हाँ, पर आंख बंद करके नहीं। प्लान को रिव्यू करते रहना, तरीके बदलना, पर लक्ष्य पर डटे रहना। समझ गई। नौवां सिद्धांत है शक्तिशाली समूह का निर्माण, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। ये क्या है? टीम बनाना। टीम बनाना तो है, पर ये उससे थोड़ा ज्यादा है। हेले से कहते हैं 2 या उससे ज्यादा लोगों का दिमाग जो एक कॉमन लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल और हार्मनी में काम करें। तालमेल और हार्मनी मतलब सिर्फ मीटिंग करना नहीं। हिल मानते थे कि जब ऐसे दिमाग एक साथ आते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, एक तरह की सिनर्जी, जो उन लोगों की इंडिविजुअल क्षमताओं के जोड़ से कहीं ज्यादा होती है। ये विचारों का टकराव नहीं, बल्कि विचारों का मिलना और उनसे कुछ नया बनना है। जैसे फोर्ड की टीम का आपने जिक्र किया था। अजीब सा लगता है। क्या मतलब था हिल का? हाँ, ये सिद्धांत अक्सर थोड़ा गलत समझा जाता है। हिल का मानना था कि जो सेक्सुअल एनर्जी है वो इंसान की सबसे पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी में से एक है। बहुत ज्यादा ड्राइव होती है इसमें। अच्छा। तो उनका सुझाव ये था कि इस जबरदस्त ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक अभिव्यक्ति तक ही सीमित ना रखा जाए। अगर इसे चैनलाइज किया जाए, मतलब इसकी दिशा बदली जाए रचनात्मक कामों की तरफ, जैसे कला, म्यूजिक, लीडरशिप, कोई नया आविष्कार, तो ये कमाल की प्रेरणा, जबरदस्त जुनून और फोकस दे सकती है। मतलब एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय उसे किसी बड़े लक्ष्य में लगाना। हाँ, ट्रांसम्यूट करना, रूपांतरित करना। हिल का मानना था कि इतिहास के कई महान लोग, लीडर्स, आर्टिस्ट,
उन्होंने जाने अनजाने इस ऊर्जा को अपने काम में लगाया। इससे उनका पैशन और कल्पना शक्ति बढ़ी। ठीक है, अब थोड़ा सेंस बन रहा है। 11वां सिद्धांत है अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो ऑटो पायलट पर चलता है। हमारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास, हमारी भावनाएं सब यहीं स्टोर होती हैं। हम इसे सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि हम इसे इनडायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे? ऑटो सजेशन से, जो हमने पहले बात की, विश्वास से, तीव्र भावनाओं से, विजुअलाइजेशन से। अच्छा। और ये जानना जरूरी है कि अवचेतन मन सही, गलत, पॉजिटिव, नेगेटिव में फर्क नहीं करता। आप उसे जो भी विचार या भावना बार बार देंगे, वो उसे सच मानकर आपकी हकीकत बनाने में लग जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव सोचना इतना जरूरी है। 12वां है मस्तिष्क, द ब्रेन। इसे हिल एक रिसीवर और ट्रांसमीटर कहते हैं। हाँ, ये थोड़ा मेटाफिजिकल लगता है, पर हिल का आइडिया था कि हमारा दिमाग विचारों की तरंगें, वाइब्रेशंस भेजता भी है और रिसीव भी करता है, जैसे एक रेडियो स्टेशन। मतलब जब हम किसी एक विचार पर बहुत गहराई से, बहुत इंटेंसिटी से फोकस करते हैं, तो हमारा दिमाग वैसे ही वाइब्रेशंस भेजता है और फिर वो यूनिवर्स से वैसी ही मिलती जुलती वाइब्रेशंस, यानी वैसे ही लोग, वैसे ही अवसर, आइडियाज को अपनी तरफ खींचता है। ये कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा है। इंटरेस्टिंग। और आखिरी 13वां सिद्धांत, छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। इसे हिल ने सफलता के पिरामिड का शिखर कहा है। ये है इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, वो अंदर की आवाज, गट फीलिंग। ये तर्क और लॉजिक से परे होती है। और ये कैसे काम करती है? हिल के अनुसार ये छठी इंद्री तब विकसित होती है जब आप पहले के 12 सिद्धांतों का लगातार और गहराई से अभ्यास करते हैं। ये एक तरह से आपकी चेतना का हायर लेवल से कनेक्शन है। ये आपको सही समय पर सही आइडिया देती है, खतरे का आभास कराती है, छुपे हुए अवसरों को पहचानने में मदद करती है। जैसे स्टीव जॉब्स कहते थे, अपने दिल और इंट्यूशन की सुनो। बिल्कुल वही बात है। ये तब आती है जब आपका दिमाग तैयार हो जाता है। तो ये थे वो 13 सिद्धांत। काफी कुछ सोचने को है इनमें, लेकिन हिल ने इन्हें असल जिंदगी में, खासकर जैसे पैसा कमाने के लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताया। वो 6 कदम जो आपने शुरू में कहे थे। हाँ, बिल्कुल। वो 6 कदम इन सारे सिद्धांतों का निचोड़ हैं। एक तरह से बहुत प्रैक्टिकल है। तय करें कि आपको ठीक ठीक कितना पैसा चाहिए, एकदम निश्चित रकम। ठीक। दूसरा, तय करें कि इस पैसे के बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। कोई प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया, मेहनत, कुछ तो देना होगा। सही है। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें जब तक आप ये पैसा हासिल कर लेंगे। डेडलाइन जरूरी है। एक ठोस प्लान बनाएं कि आप ये पैसा कैसे कमाएंगे, और प्लान बनते ही फौरन काम शुरू कर दें, भले ही पूरी तरह तैयार महसूस ना कर रहे हो। तुरंत एक्शन। हाँ, तुरंत। 5वां, ये सब कुछ कितनी रकम, बदले में क्या देंगे, तारीख, प्लान, इसे साफ साफ शब्दों में लिख लें, एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जैसा। और छठा, जो बहुत जरूरी है, इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह उठने पर और रात सोने से पहले। और पढ़ते समय सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि पूरे विश्वास और भावना के साथ महसूस करें कि वो पैसा आपके पास आ चुका है। ये तो ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन का कॉम्बिनेशन हो गया। बिल्कुल। ये 6 कदम इच्छा को भटकने नहीं देते, उसे फोकस करते हैं और आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। हिल डर के बारे में भी काफी बात करते हैं, उसे दुश्मन मानते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। डर, शक और फैसला ना ले पाना, इन्हें वो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं। उन्होंने 6 तरह के मूल डर बताए हैं, जैसे गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर आएगा। ना ही मुश्किलों में टिके रहने की दृढ़ता आएगी। तो अगर इस पूरी बातचीत को देखें तो इस किताब से सबसे जरूरी सबक या कोट्स क्या निकलते हैं? मेरे ख्याल से कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं। एक तो वही, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये बिल्कुल कोर मैसेज है। हाँ। फिर वो वाली लाइन, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वो उसे प्राप्त भी कर सकता है। ये हिल का सार है। और ये भी कि हर बड़ी कामयाबी एक विचार से शुरू होती है। और वो असफलता वाली बात? हाँ, वो भी बहुत पावरफुल है। असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ अस्थायी हार होती है, या कहें कि फीडबैक होता है। तो निचोड़ यही है कि असली दौलत बैंक बैलेंस से पहले आपके दिमाग में बनती है। सोच बदलो तो शायद हालात भी बदल जाएं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल आता है। हाँ। ये किताब लिखी गई 1937 में। आज हम 2025 में हैं। दुनिया कितनी बदल गई है। क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही काम के हैं? ये बहुत वैलिड सवाल है।
देखिए, मेरा मानना है कि सिद्धांत तो टाइमलेस है। इच्छा, विश्वास, प्लानिंग, दृढ़ता, ये चीजें तो इंसान के साथ हमेशा से जुड़ी हैं और शायद हमेशा रहेंगी। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि सिर्फ इन सिद्धांतों के भरोसे बैठ जाना और असल दुनिया की सच्चाइयों को, मेहनत को, सही स्किल और स्ट्रैटेजी को नजरअंदाज कर देना, वो भोलापन होगा। दुनिया अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कंपटीशन ज्यादा है। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि हिल शायद बाहरी फैक्टर्स, किस्मत या सामाजिक रुकावटों को कम आंकते हैं। हाँ, ये आलोचना भी होती है और शायद कुछ हद तक सही भी हो। ये किताब आपको एक मानसिक फ्रेमवर्क देती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड देती है, जो बहुत जरूरी है। पर यह जादू की छड़ी नहीं है कि सोचा और हो गया। एक्शन, मेहनत, सीखना, अडैप्ट करना, वो सब तो करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, किसी भी लक्ष्य के लिए काम आ सकती है। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी बात है। आप इसे बेहतर सेहत पाने, अच्छे रिश्ते बनाने, करियर में आगे बढ़ने, कोई नई स्किल सीखने, किसी भी चीज पर लागू कर सकते हैं। ये असल में सेल्फ मास्टरी की बात है, अपने दिमाग को कंट्रोल करने की बात है। हाँ, सेल्फ हेल्प जॉनरा पर तो इसका बहुत गहरा असर रहा है। जबरदस्त। आज भी लोग इसे पढ़ते हैं और मोटिवेटेड महसूस करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये संदेश देती है कि कंट्रोल आपके हाथ में है, आपकी सोच आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो हमने नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच के कोर आइडियाज को समझा, सोच की ताकत, वो 13 सिद्धांत और उन्हें जिंदगी में उतारने के कुछ तरीके। हाँ, और एक आखिरी ख्याल जो हिल देते हैं और जो मुझे बहुत गहरा लगता है, वो ये कि हर हार, हर मुसीबत, हर दिल टूटना अपने साथ एक बराबरी के या उससे भी बड़े फायदे का बीज लेकर आता है। मतलब हर मुश्किल में एक मौका छिपा है। हाँ, चुनौती ये है कि क्या हम उस मुश्किल घड़ी में उस बीज को देख पाते हैं? क्या हम हार से सीखने और उसे एक नई शुरुआत बनाने का नजरिया रख सकते हैं? ये सोच बदल देने वाली बात है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। और शायद सुनने वालों के लिए भी एक सवाल हो सकता है, इन 13 सिद्धांतों में से कौन सा उन्हें अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी या सबसे मुश्किल लगता है, और अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा देने के लिए वो आज कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल, इन सवालों पर सोचना भी इस किताब के एसेंस को समझने जैसा है। सही कहा। तो इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।